डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 17 जुलाई तक 8 विधेयक लेकर आएगी साई सरकार। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, मानसून सत्र में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देगी राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने फर्जी निकाह पर की सख्ती। गैर मुस्लिम से निकाह के लिए वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। बिना अनुमति निकाह पढ़ने वाले मौलानाओं के खिलाफ होगी कार्रवाई। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी जीएससीए को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। स्टेडियम में निर्माण कार्य के दौरान हुई 3 मजदूरों की मौत मामले में मुआवजा को लेकर जिम्मेदारी बदली। अदालत ने कहा, ठेका कंपनी और ठेकेदार भुगतान के लिए जिम्मेदार। हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय के आदेश में संशोधन का दिया आदेश। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण के विरुद्ध नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि जिस जगह पर रिम्स 2 का निर्माण किया जाना है वो जमीन आदिवासियों की जमीन है और पहले भी आदिवासियों ने अपनी जमीन को रिंग रोड के लिए दी है, जिसके बाद अब उनके पास थोड़ी सी जमीन बची हुई है जो उनके जीविका का आधार है। ऐसे में सरकार जबरदस्ती उनके जमीन को अधिग्रहण कर वहां पर रिम्स 2 का निर्माण करवाना चाहती है। इस कड़ी में प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि उनका निश्चिंतकालीन धरना 21 जून से चल रहा है, जो अनिश्चितकालीन है। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से भी अपना समर्थन देने का आग्रह किया। इधर प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, जिस तरह से सरकार आज गरीब आदिवासियों को उनके जमीन से बेदखल करने का काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं जब चुनाव में यही आदिवासी सरकार को भी सत्ता से बेदखल कर देंगे। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर सभी दलों को एक साथ आकर आदिवासियों के हक और अधिकार को बचाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ना होगा तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। मौके पर प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कांके स्थित नगड़ी की जमीन को बिना विधिवत अधिग्रहण कर रिम्स 2 बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, प्रतिकर भुगतान, पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 का उल्लंघन है। देखिए, जिस जिद पर सरकार अड़ी हुई है, तब लगता है कि आने वाला समय जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है, वही लोग आने वाला समय सरकार को लोग उजाड़ देंगे। फिर इनको झारखंड में कोई ठोर ठिकाना भी इनको नहीं मिलने वाला। भाई, आप खेती की जमीन को, कृषि जमीन को, आदिवासियों की जमीन, मूलवासियों की जमीन, और आप हॉस्पिटल के नाम से जबरदस्ती आप उसको छीन रहे हैं। हम लोग की नगरी में रिम्स 2 बन रही है, वो हम लोग का खेतीहर जमीन है, वही एकमात्र हम लोग का आजीविका साधन है। तो हम लोग सर से यही बात करने के लिए आए थे कि कल हम लोग का एक सभा है, उस सभा में हम लोग का सहयोग करें। और दूसरी बात यह है कि हम लोग हर जगह सीएम भी हम लोग से मिल रहे हैं, न तो डीसी मिल रहे हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को निर्माण मजदूरों के मुआवजा मामले में उच्च न्यायालय ने बड़ी सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने स्पष्ट किया कि मजदूरों की मौत के मामले में मुआवजा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी ठेका कंपनी MS वालमोंट स्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके ठेकेदार गुलाब खान की है। मगर यदि जीएससी ने पहले ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे दिया तो वो राशि संबंधित कंपनी और ठेकेदार से वसूलने के लिए आजाद होंगे। आपको बता दें, ये मामला रांची स्थित जीएससी स्टेडियम में निर्माण कार्य के दौरान हुई 3 मजदूरों की मौत से जुड़ा है। इस दौरान उन मृतकों के परिजनों ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग करते हुए श्रम न्यायालय में दावा दायर किया था। वहीं दूसरी ओर मृतक मजदूरों के परिजनों ने भी मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर अदालत में अपील दाखिल की थी, जिस पर कल सुनवाई के दौरान अदालत ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 12 का विस्तार से परीक्षण किया। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्माण कार्य का वास्तविक निष्पादन ठेका कंपनी MS वालमोंट स्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है।
जबकि गुलाब खान तत्काल नियोक्ता की भूमिका में थे। इसी के साथ अदालत ने माना कि कानून के अनुसार प्रधान नियोक्ता और तत्काल नियोक्ता के बीच जिम्मेदारियों का निर्धारण स्पष्ट है। इसी के साथ अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जेएससीए द्वारा पहले से दायर रिकवरी संबंधी मामलों को आगे बढ़ाने में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी कुल 6 अपीलों पर एक साथ फैसला सुनाया। धनबाद डीआरएम कार्यालय में आयोजित मंडल संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता पलामू सांसद वीटी राम ने की। बैठक में धनबाद सांसद झुल्लू महतो ने कहा कि धनबाद मंडल रेलवे को सबसे अधिक राजस्व देने वाले मंडलों में शामिल है, इसलिए इसे रेलवे जोन का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने जम्मू जाने वाली ट्रेन को कटरा तक विस्तार देने, गंगा दामोदर एक्सप्रेस को पटना से आगे बक्सर तक चलाने, धनबाद बक्सर नई ट्रेन शुरू करने तथा कई स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने की मांग की। वहीं पलामू सांसद वीटी राम ने गया शेरघाटी इमामगंज रेल लाइन ट्रेनों के ठहराव, विस्तार और यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से देखा। बैठक का उद्देश्य सांसदों के संसदीय क्षेत्रों से जुड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार, नई ट्रेनों के संचालन, ट्रेनों के ठहराव और मार्ग विस्तार की समीक्षा करना था। साथ ही लंबित रेल परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। बैठक में चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने अपने क्षेत्र की 2 प्रमुख रेल समस्याओं को उठाया, जबकि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी रेल संपर्क, यात्री सुविधाओं, विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों को रेलवे अधिकारियों के समक्ष रखा। रेलवे प्रशासन ने सभी सुझावों और मांगों पर नियमानुसार कार्यवाही का भरोसा दिया। धनबाद मंडल संसदीय समिति की इस बैठक में क्षेत्रीय रेल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए। अब लोगों की नजर रेलवे बोर्ड और मंत्रालय पर टिकी है, इन मांगों पर कितना अमल होता है। यात्री सुविधा संबंधी जितने भी शिकायतें मिलती है, हम लोग अपनी बात को रखते हैं और महत्वपूर्ण ट्रेनों को ठहराव के लिए भी कई बार आया। देखिए, सबसे पहले तो हमारे धनबाद रेल मंडल के इस संसदीय बैठक के अध्यक्ष थे हमारे विष्णुदयाल राम जी, आपके पलामू के सांसद हैं, और उनके साथ हमारे जितने सांसद सहयोगी थे, जो हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, चतरा के सांसद लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई प्रिय भाई कालीचरण सिंह जी, और तमाम जितने इस जोन में सांसद पढ़ते हैं सभी लोगों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। देखिए, हम तो अपनी लोकसभा की बात कर रहे हैं ना। देखिए, हमारे लोकसभा में 2 बड़ा मुख्य बात था। सबसे बड़ा मुख्य बात था कि एक रेलवे स्टेशन है छिपादोहर, उसको वन विभाग या रेल विभाग के कतिपय कारणों से विस्थापन की समस्या आ गई है। बैठकें होती है तो सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, चाहे सांसदों के प्रतिनिधि हो या मंत्रीगणों के प्रतिनिधि हो, सभी अपने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को यहाँ पर रखते हैं। बेरमो के फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में मानसून के आगमन के साथ ही सड़कों की बदहाली खुलकर सामने आ गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सड़क की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। खासकर बेरमो सिम होते हुए फुसरो मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क अब बड़ी दुर्घटना को न्योता देती नजर आ रही है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहनों का आगमन होता है। बावजूद इसके सड़क की हालत बेहद जर्जर बनी हुई है। वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण धंसी हुई सड़क और खतरनाक हो चुकी है, जिससे दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ गई है। मानसून आते ही रोड का स्थिति देखिए किस तरह रोड का जो हाल है, किस तरह कदर में रोड को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो, कभी भी बड़ा दुर्घटना घट सकती है। ये बेरमो सिंह और खुसरो मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क है, लेकिन अब सवाल है कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अब तक उनको संज्ञान में नहीं है या सड़क या कितनी बड़ी हादसा हो सकती है, लेकिन अब तक ये देखना कि इसी अधिकारी की नज़र है। अब देखना ये है कि आखिर इस सड़क कब तक ये बेहाल अवस्था में पड़ी रहेगी ये सड़क। बेरमो से प्रदीप कुमार, एपीएन न्यूज़ के लिए। बेरमो कोयलांचल में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीआईएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयले से लदे 2 पिकअप वाहनों को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में दोनों वाहनों को रोका गया और कब्जे में लिया गया, जबकि चालक अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। जब्त वाहनों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए संबंधित एजेंसी को सौंपा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कथारा क्षेत्र और फुसरो के रानीबाग इलाके में लंबे समय से अवैध कोयला तस्करी की गतिविधियां की चर्चा थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी जांच का विषय है।
अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में कबीरधाम जिले में नवनिर्मित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में नवीन कार्यालय का लोकार्पण किया। वहीं समारोह में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश महामंत्री पवन साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में संगठन कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज कबीरधाम जिले के हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालय का लोकार्पण विधिवत पूजा पाठ करके किए हैं। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, इस विधानसभा से जो विधायक रहे, 3 बार के मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की उपस्थिति, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक, प्रदेश के डिप्टी सीएम, गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी की उपस्थिति, सांसद श्री संतोष पांडे जी की उपस्थिति, विधायक भावना बोहरा की उपस्थिति और हमारे संगठन के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री और संगठन के सभी लोगों की भारी संख्या में उपस्थिति में आज लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राज्य सरकार सदन में 8 प्रमुख विधेयक पेश करेगी। इसके अलावा जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होने का संभावना है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार मानसून के सत्र के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा, विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सभी सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है और सदन में स्वस्थ एवं सार्थक चर्चा का स्वागत किया जाएगा। अरुण साव ने कहा कि विपक्ष के प्रश्नों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विधानसभा में चर्चा होगी। विधानसभा का सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक वर्षाकालीन सत्र आयोजित होगा। सत्र में लगभग 8 विधेयक सरकार की ओर से आने वाले हैं। अन्य जो विधायी काम है वो भी होंगे। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर और चर्चा होगी। राज्य सरकार विपक्ष के हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के बेहतरी और हित के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के विकास और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि वर्ष 2011 की सर्वे सूची के आधार पर पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार इन हितग्राहियों को अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ने की तैयारी में है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए योजना की प्रगति और सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। अभी अनेक स्थानों से ये बात आई, हालांकि अभी तक हमने 11 लाख आवास पूर्ण कर लिए हैं। अनेक और आवास हैं, लाखों आवास हैं जिनको अभी बनाया जा रहा है। वादे के मुताबिक सारे ही 2011 की पूरी सर्वे सूची, 2011 के सर्वे सूची के उपरांत आवास प्लस की पूरी सर्वे सूची समाप्त कर ली गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, मानी ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत 47,000 वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। 15,000 में से लगभग 5-7 हज़ार आवास हम नक्सल समस्या में दे चुके हैं और साथ ही साथ 32,000 आवास PM जनमन के अंतर्गत दिया जाए। सारे आवास हो गए। इसके उपरांत नया सर्वे भी हुआ है। जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह प्रदेश में शासन कर रही है उन्हें रोकना बेहद जरूरी है। आज बेटी बचाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बेटी
बेटा पढ़ाने की मुहिम हम चलाएंगे। जिस तरह प्रदेश सरकार प्रदेश में शराब परोस रही है, आज प्रदेश का युवक नशे में चूर है और उन्हें बचाने की आवश्यकता है, इसलिए हम बेटा बचाओ आंदोलन शुरू करेंगे। अमित जोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह जनता कांग्रेस काम कर रही थी, जिसमें पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अजीत योगी ने युवाओं को एकत्र किया था और नाम दिया था अजित जोगी यूथ मोर्चा, जिसके नाम में हमने परिवर्तन किया है। अब जनता युवा मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। यह अब किसी परिवार की पार्टी नहीं होगी, बल्कि जनता की पार्टी होगी। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की लोक कला जगत के बेहद दुख खतरा। विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन से कला जगत ने अपनी एक अनमोल धरोहर खो दी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कलाकारों और साहित्यकारों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडवानी गायन को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाने वाली छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक कलाकार तीजन बाई के निधन से कला जगत में शोक की लहर है। अपनी विशिष्ट गायन शैली और प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया और अनगिनत कलाकारों के लिए प्रेरणा बनी। उरला औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित मेंबर्स 3D इनोवेशन कारखाने में एक गंभीर औद्योगिक दुर्घटना हुई है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार कारखाने के फेरो एलॉयज डिवीजन में संचालित फर्नेस में लॉन्चिंग कार्य के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में अचानक भीषण विस्फोट होने से कार्यरत 3 श्रमिकों की दुखद मृत्यु हो गई। दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचकर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान घटनास्थल का विस्तृत परीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य लिए गए, फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ लिए गए तथा कारखाना प्रबंधन एवं श्रमिकों से प्रारंभिक पूछताछ कर दुर्घटना के कारणों की जांच प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ के हजारों राज्य अतिथि शिक्षक, जिन्हें विद्यामितान के नाम से भी जाना जाता है, अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नियमितीकरण, संविलयन तथा समायोजन, अवकाशीय प्रावधान और पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर राजधानी में धरना जारी है। आंदोलन के 8वें दिन शिक्षकों ने हाथों में कटोरा लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। भीषण गर्मी, वहीं बारिश और कठिन परिस्थितियों के बावजूद राज्य भर से पहुंचे हजारों अतिथि शिक्षक लगातार धरने पर डटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में फर्जी निकाह और पहचान छिपाकर शादी कराने के मामलों पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने नए नियम लागू किए हैं। अब गैर मुस्लिम से निकाह करने से पहले वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बिना अनुमति निकाह पढ़ने वाले मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत केवल वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह करा सकेंगे। यदि कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर मुस्लिम से निकाह कराना चाहता है तो पहले वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य रहेगा। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां अमरावती जिले के कई क्षेत्रों में बुवाई के बाद भी सोयाबीन के बीज अंकुरित नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर अनिल बोंडे ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बीज नहीं उगने के कारण किसानों पर दोबारा बुवाई का संकट आ गया है, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर बोंडे ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि मामले की तत्काल जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सीधे कृषि मंत्री को सौंपी जाए। साथ ही नकली सोयाबीन बीज बेचने वाले कंपनियों और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है उन्हें उचित मुआवजा मिलना ही चाहिए। सांसद बोंडे ने प्रभावित किसानों से अपील की है कि वे बिना किसी डर के आगे आकर अपनी शिकायत प्रशासन के समक्ष दर्ज कराएं, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और किसानों को न्याय मिल सके। अमरावती शहर में अवैध व्यापार के खिलाफ राजापेट पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए सामरा नगर क्षेत्र में संचालित एक कथित
गुंठक अखाड़े का भांडाफोड़ किया। अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पहचान रखने वाले पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने PITA प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत छापा मारकर देह व्यापार के इस अड्डे पर कार्रवाई की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सामरा नगर क्षेत्र में अवैध रूप से देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर राजोपेट पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान कुंठड़ खाना संचालित करने वाले एक पुरुष और एक महिला को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा वहां मौजूद 3 महिलाओं को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पुलिस के अनुसार इन 3 महिलाओं में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें इस अवैध गतिविधि में लाया गया था। आज राजापेट पुलिस स्टेशन की हद में सामरा नगर इस भाग में कुछ एक महिला और एक पुरुष ऐसे अवैध रीत्या कुंठन खाना चला रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन राजापेट पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई। उस इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने तत्काल फंडर भेजकर कार्रवाई की। तो वहाँ पे एक पुरुष और एक महिला जो कुंठन खाना चलाते हुए मिले हैं और 3 महिलाएं जो वहाँ पे वैश्य व्यवसाय की लाई गई थी वो भी वहाँ पे मिली है। उनमें से 2 महिलाएं ये पश्चिम बंगाल राज्य से है और एक महिला जो है मध्य प्रदेश राज्य से है। सभी लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन राजापेट लाया गया है और यहाँ पर पूरी आगे की कार्रवाई शुरू है। अमरावती मोर्शी रोड स्थित नांदगांव पेट क्षेत्र में अमरावती शहर और बडनेरा को जोड़ने वाली मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन फट जाने से शहर की पानी आपूर्ति व्यवस्था बंद हो गई है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण बड़ी मात्रा में पानी बह गया, जिससे जलापूर्ति विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची तथा मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। पाइपलाइन फटने के कारण अमरावती शहर और बडनेरा के कई हिस्सों में जलापूर्ति बाधित होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है और नागरिकों से पानी का उपयोग सावधानी पूर्वक करने की अपील की गई। अधिकारियों के अनुसार मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद जलापूर्ति को जल्द से जल्द पूर्ववत किया जाएगा। अमरावती जिले के वडूद तहसील अंतर्गत शेंदुर जनाघाट पुलिस थाना क्षेत्र में एक बेहद संवेदनशील और हृदय विदारक घटना सामने आई है। एक नाबालग युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी, उसके एक मित्र तथा मृतका की 2 सहेलियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवती ने मृत्यु से पहले एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने अपने प्रेमी पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद वह गहरे मानसिक तनाव और आघात में थी। वहीं पुलिस के अनुसार युवती को भय था कि यदि यह घटना समाज और परिवार के सामने आई तो उसके पिता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। इसी आशंका और मानसिक दबाव के कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवती द्वारा छोड़े गए पत्र को जांच का महत्वपूर्ण आधार माना। अधिकारियों का कहना है कि पत्र में किए गए उल्लेखों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। फिलहाल प्रेमी, उसके मित्र और मृतका की 2 सहेलियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।